देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। नमस्कार, मैं हूं राजीव खामोश। आप देख रहे हैं आपका चैनल न्यूज। हम लोग काफी दिनों के बाद लाइव हो रहे हैं और चूंकि चुनावी घमासान है और पंचायती चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही जुझारू और युवा प्रत्याशी जो हैं उनसे हमारी फोन पे वार्तालाप हुई, तो हमने उनसे समय मांगा है कि वो हमारे इस चैनल पर लाइव आकर लोगों से अपने विचारों को साझा करें, अपने विजन को रखें। इसी को लेकर आज हम लाइव हुए हैं उनके साथ और उनके विचारों को भी जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा कि जितने लोग अभी हमारे साथ इस कन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, क्योंकि काफी समय के बाद ये आमने सामने बात शुरू हो रही है, तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि एक एक शेयर तो बनता है और एक एक शेयर जरूर करें ताकि ये जो आवाज है ये जन जन तक पहुंचे। तो स्वागत है योगेश जी आपका हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में, पंचायती समीक्षा में। नमस्कार। आपसे जानना चाहूंगा योगेश जी कि आप युवा भी हैं और जाहिर सी बात है कि आप पहली बार इस चुनावी रण में कूद रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? मेरा आप सभी को नमस्कार, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत नई बात है और आज दिन तक मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, पर काफी समय से राजनीति में हूँ। शायद पिछले 20 सालों से इस राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ और बहुत समय से मैं सोच रहा था कि जनता की सेवा करने का मौका राजनीति नहीं है। किसी भी पद पर जाकर जो एक काम किया जा सकता है वो प्रधान पद आज के समय में बहुत अच्छा स्थान है, जहां पर एक छोटे से लेकर बड़े लोग बड़ी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना राजनीतिक। बिल्कुल, आपने बताया कि जो आपकी सोच है उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जन सेवा करनी हो तो जरूरी नहीं कि वो राजनीति में आया जाए, और अगर मौका मिल जाए तो उस मौके को भी ना गंवाया जाए। तो आपका क्या विजन है, क्या उद्देश्य है इस पंचायती चुनाव लड़ने का, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा क्षेत्र भूमती पंचायत जो पड़ती है, ये सरली मोड़ जो पड़ता है वहां से लेकर और एक रामपुर गांव है हमारा, वहां तक पड़ता है। और इस क्षेत्र का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो बहुत बड़ा है और शायद हमारे अर्की तहसील की ये बहुत बड़ी पंचायत है, जहां पर 300 वोटर भी हैं और लगभग 400 नए विधानसभा के लिए वोटर बन चुके हैं। इस बार पंचायती राज में उन लोगों की एंट्री नहीं हो पाई, तो लगभग 2500 वोटर का ये पंचायत है। तो मैं यही कह सकता हूं कि जो ये समय मिला है इस इलेक्शन को लड़ने का, शायद मेरे लिए एक चैलेंज होगा और इस चैलेंज को मैं स्वीकार कर रहा हूं। और जिनके आमने सामना आज हो रहा है जिन लोगों से, उन लोगों ने पिछले 25 से 30 सालों से इस पंचायत पर राज किया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 25 और 20 साल की जो आप बता रहे हैं कि इतना लंबा टेन्योर है और जो लोग अनुभवी भी हैं, और चूंकि आप नए प्रत्याशी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उनके सामने टिकने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो उद्देश्य आपके हैं, चूंकि आप युवा हैं और युवाओं का रुझान जो होता है वो बहुत अत्यधिक होता है, जोश भी होता है। लेकिन अगर आप इस चुनावी घमासान में जीत जाते तो क्या ये जोश जो अभी आप दिखा रहे हैं वो बरकरार रहेगा? इस चुनाव को जीतना हारना कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, या जीतना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं इस काम में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं और हमने कोशिश की है कि अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, और बहुत पहले से हमने इसके लिए भरसक प्रयास किए हैं। हाँ, एक पद मिलना बहुत बड़ी बात होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। इस चीज के लिए इस लक्ष्य को भी पूरा करना एक मेरा इस समय लग रहा है कि मुझे लड़ना चाहिए था
और जो ये समय है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम समय है कि आज हम लोग जिन लोगों की छत्र छाया में पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, वह बहुत ही अच्छे हैं। मोदी जी हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी हैं, लोगों के लिए जन कल्याण की बहुत सी स्कीमें चला रखी है, पर हमारा क्षेत्र इन सब स्कीमों से अछूता रहा है, बहुत अछूता रहा है। बीच में ही रोकना चाहूंगा योगेश जी आपको। हमारे पास एक कमेंट आया संजय सूद जी का, रामपुर बुशहर से हैं और पत्रकार हैं। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आपकी स्क्रीन पे भी ये कमेंट दिख रहा होगा। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, इनको बोलो जब जनसेवा करनी है तो ग्रामीण क्षेत्रों के रक्तदान करने के लिए काम करें, लोगों को प्रेरित करें, लोग इनसे अपने आप जुड़ते जाएंगे। आज रक्त सेवकों की बहुत जरूरत है। तो कितना सहमत है आप इनके इस विचार से? बिल्कुल जी। अभी मैंने पीछे कुछ ऐसी समस्या आई कि मेरे पड़ोस में एक पेशेंट थे जिनका बी जितने भी ऐसे टिपिकल ग्रुप होते हैं, वो खून हम लोगों को नहीं मिल पाते और उसके लिए हम लोगों को कई बार जान गंवानी पड़ती है। हमारा कोई भी रिलेटिव मरते हैं उस समस्या से। आज के टाइम में अमूमन जितने भी ग्रुप हैं ब्लड के, वो इजीली मिल जाते हैं नॉर्मल वाले, पर जो जैसे ओ नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, इस टाइप से कोई भी ग्रुप होते हैं, वो हम जब मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो हमने एक अपनी लिस्ट बनाई यूथ की जिनकी हम मेंबरशिप करते थे और उनका ब्लड ग्रुप हमने साथ में लिखा। और जब भी कभी किसी को रक्तदान की जरूरत पड़ती थी तो हमने क्या किया कि उन लोगों को वो नंबर उन लोगों तक पहुंचाए जिनको जिस ग्रुप की जरूरत थी। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, लगभग पिछले 10 साल से मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। हमने बहुत से कैंपों में जुड़े भी, कॉलेज में भी जब पढ़ते थे तो उसमें भी हमने रक्तदान किया है और रक्तदान का नाम महादान है। हम बोलते हैं कि कोई और दान हो ना हो, रक्तदान जरूर करना चाहिए और हमने बहुत कोशिश की है। ये एक बहुत जरूरी चीज है, ये गांव हो चाहे शहर हो। बिल्कुल सही बोला आपने। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो विजन है वो क्या क्या है चुनावी पंचायतों को लेकर, क्योंकि अपना एक उद्देश्य होता है और एक अपने हम लोगों ने नियम बनाए होते हैं, अपना विजन बना रखा होता है कि यदि हम चुनाव रण में जाते हैं तो लोगों को हम ये चीज बताएंगे कि अगर हम लोग एक उम्मीदवार जीत कर आते हैं और आपके प्रतिनिधित्व आपका करते हैं तो हम जो पंचायत में अभी तक नहीं हुआ है या जो काम पंचायत में होने हैं या जो आप अपने स्तर पर पंचायत के लिए कर सकते हैं, वो एक विजन होता है। वो क्या विजन है आपका? हमारा जो ये क्षेत्र है, लगभग जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचित क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या रहती है, जबकि हमारे आसपास से यहाँ पर बहुत से सोर्स हैं जहां से पानी उठाया भी जा सकता था। कुछ जगह ऐसी है जहां ग्रेविटी में लाया भी जा सकता था, पर आज दिन तक लोगों का रोजगार पैदा हो, लोगों को साधन मिले, लोग खेती बाड़ी करें, बागवानी करें, इसके लिए प्रेरित नहीं किया गया। बहुत लोग पीछे पिछड़े हैं। ये शायद मैं 2010 की बात करूं तो मैं एक बार विकास समिति का प्रधान बना और मुझे मौका मिला कि अब मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। तो मैंने अपने गांव वालों को फलदार पौधे दान किए अपनी तरफ से मंगाकर और उन सब के घरों में वो 2-2, 3-3 पौधे लग गए। उससे प्रेरणा मिली। आज 10 साल के बाद मेरे गांव में एक क्लस्टर ग्रुप बना है, शिवा प्रोजेक्ट, जो हिमाचल सरकार ने दिया है। तो मेरे गांव के लोगों ने उसमें जुड़ना शुरू किया। आज हम लोगों को एक जो सरकार की शिवा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों मिलकर काम करेंगे और हमारे लोगों को वो हर एक फैसिलिटी देंगे। जो पौधे फॉरेन से मिलते हैं जो कि लगभग 2 या 3 साल के बाद फ्रूट देना शुरू करते हैं, हमारे गांव में लगेंगे। सोलर फेंसिंग होती है जो हमारे जंगली जानवरों से हमारी फसल को बचाएगी। और सबसे बड़ी समस्या हर क्षेत्र में है कि आवारा जो सांड घूमते रहते हैं या पशु होते हैं, बेसहारा गाय होती है, वो हर जगह फसलों को तबाह करते हैं। तो पीछे क्या हुआ कि एक नालागढ़ में ओपन सेंचुरी बनी और बड़े समय से बात चल रही थी एसडीएम साहब अर्की से, विकास शुक्ला जी के साथ, और उन्होंने जब वो खुली तो मुझे बताया कि भाई ऐसा हो रहा है, 2 या 3 दिन में वो भर भी सकती है। आप जितना जल्दी करेंगे तो वो आपके क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहेगा। तो हमने क्या क्या किया, जितने हमारे यहाँ पर 12-13 आवारा सांड थे उन सबको वहां पर भेजा और ओपन सेंचुरी बनी है हिमाचल सरकार के सौजन्य से। वहां पर हमने लोगों का साथ लिया और वहां पर कर रहे हैं आप। मैं आपसे बीच में ही रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगा योगेश जी। ये तो बात हो रही है सरकार की, आपका अपना उद्देश्य क्या है? क्योंकि आप अगर प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत का,
पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने लेवल पे भी कुछ करके दिखाना होगा। तो आपका अपना विजन क्या है? सरकार तो कर रही है, सरकार तो सबके लिए करती है, लेकिन आपका अपना क्या विजन रहेगा इस विषय में? मेरा पहला विजन रहेगा कि जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके बच्चे भी नहीं है और उनके ऊपर कोई ऐसा साया नहीं रहा जो कमा रहा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत है कि आज उनकी कोई मदद करने वाला हो, उनके घर में कोई राशन दे। और ऐसा सरकार ने एक बीपीएल योजना चलाई है, तो बीपीएल में एपीएल जो एक साधन है वो तो है कि हम देखते हैं कि 400 या 500 में उनका राशन मिलता हो, 200-300 में राशन मिलता हो। पर आज के समय में जरूरतें बहुत बड़ी बढ़ चुकी है, हर एक घर की बहुत बड़ी जरूरतें हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जितने भी ये लोग हैं जिनको बहुत जरूरत है, आज बहुत से मकान मैं घूम रहा था, अपनी पंचायत पूरी घूम चुका हूं, प्रचार आज पूरा हो चुका है मेरी पंचायत का। तो मैंने इस सारे पंचायत का दौरा किया, लगभग 80% लोग जिनको आज दिन तक कोई फैसिलिटी ही नहीं मिली है, रास्ते नहीं बने हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं उन लोगों तक पहुंच पाई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले 5 साल में उन लोगों को मूलभूत चीजें तो पहुंचाई जा सके, एम्बुलेंस पाथ बनाया जा सके। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे क्षेत्र की समस्या है कि 4 बजे के बाद हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं होता, और वो स्टाफ नहीं होने के कारण बहुत से लोगों को हार्ट अटैक पड़ा। वो लोग लंबा सफर नहीं तय कर पाते और बीच रास्ते में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि अपने हॉस्पिटल को 24x7 बनाया जाए। उसके लिए सरकार से जो भी यथासंभव प्रयास हो सकते हैं मैं अपने दम पर करूंगा और अपने क्षेत्र का विकास कराने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। इससे पहले कि हम योगेश जी से और क्वेश्चन करें, जितने लोग इस स्ट्रीम को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि एक शेयर जरूर करें, ताकि ये जो युवा प्रत्याशी प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए इस रण में कूदे हुए हैं, इनको और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और जहां तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है, या कुछ एक बातें इनकी जो मन की बातें हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं, वो जरूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने इनसे लाइव जो कन्वर्सेशन यहाँ से किया स्टूडियो से। तो और जानना चाहेंगे योगेश जी कि अभी तक जो जितनी आपने बातें हमें बताई हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपने परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में सरकार की इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाई है। आप अपने लेवल पे क्या करेंगे पंचायत में, थोड़ा सा ये भी हमें बताइए, क्योंकि सरकार तो करेगी ही, जब आप प्रतिनिधित्व करेंगे, आपका प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा, वो जरूर कहीं ना कहीं से पारित होकर आएगा। लेकिन कुछ एक प्रधान ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ कर गुजरने का मादा होता है और वो अपनी पंचायत को अपने लेवल पे देखते हैं। आप अपने लेवल पे क्या करना चाहेंगे पंचायत के लिए? मेरा पहला लक्ष्य रहेगा कि मेरे गांव के लोग, मेरे पंचायत के लोग स्वावलंबी हों। उसके लिए आज दिन तक मैंने बहुत प्रयास भी किए। लगभग 2004 के बाद मैंने अपने साथ जितने भी मेरे क्षेत्र के ऐसे लड़के थे जिनके अंदर बल भी नहीं था और जिनके पास सामर्थ्य भी नहीं था, उन लोगों को विद्युत का जो मेरा कार्यकर्ता था वो सिखाया। आज वायरिंग करते हैं और बहुत अच्छा कमाई भी कर रहे हैं। बहुत से मेरा एक कारोबार और भी था, मैं टेंट हाउस का काम करता था और मैंने कोशिश की कि बहुत से लड़के थे जिन लोगों को काम सिखाया, बताया और उनको रास्ता भी बताया कि भाई ऐसा काम करो, और शायद वो लोग कामयाब हो रहे हैं और उनको साधन मिले हैं। बहुत से ऐसे लड़के थे जिनके घर में कोई साधन नहीं था और उन लोगों को साधन बताया कि भाई ये काम अगर आप लोग करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत से लड़कों को प्रोत्साहित किया कि आप तकनीकी शिक्षा की तरफ जाएं, और शिक्षा का वो जो लेवल हर एक आदमी यही सोचता है कि मैं पढ़ लिया और मुझे नौकरी मिले, और सरकार आपको भी पता है कि हर आदमी को नौकरी दे पाना बड़ा मुश्किल बात है। पर अगर हम लोग चाहें और थोड़ी हिम्मत करें तो अपना ही कारोबार शुरू किया जा सकता है। वो कोई रेडी का काम हो, वो नाई का काम हो। आज हमारे जो टेक्निकल काम है जिनमें बहुत शाम को आप 1000 रुपए तक कमा सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा काम है कि नाई का काम करें। तो एक शाम तक 1000 से 1500 रुपए तक कमाई कर सकता है और आप अच्छे कारीगर हो। अब उसके बाद आगे आपका कि वॉशिंग सेंटर खोल लो, सड़क के किनारे आपकी कोई जगह है, वहां पर गाड़ियां धो सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे काम, हम इन काम को छोटा सोचते हैं पर ये काम छोटे नहीं होते। आज एक फेरी वाला आता है, शाम तक 1000 से 1500 रुपए की कमाई करके चला जाता है। हम लोगों ने आज दिन तक नहीं सोचा कि हम उस फेरी वाले को रोके, इलीगल काम करता है, कोई बिलिंग नहीं होती, कोई उसके पास बिल नहीं होता।
हमारी पंचायत में घूमता है और शाम तक लगभग 50 आदमी घूमते हैं और वो अपनी गठरी बेच के चला जाता है। और मेरा एक भाई दुकान करके बैठा है, जीएसटी नंबर लिया है, पूरा बिल भी बना रखा है, उसके बाद उसकी सेल नहीं हो रही है, फिर दुकान का किराया भी ऊपर से दे रहा है। हम लोगों ने विचार ही नहीं किया आज दिन तक कि अगर मैं उस फेरी को रोक दूं तो शायद मेरी हर गांव में एक कपड़े की दुकान हो, और शायद मैं रोक दूं तो हमारे लोग स्वावलंबी हो सकते हैं। फेरी लगाना एक बहुत अल्टरनेट अच्छा नहीं है है। आपका ये तो। अब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हाल ही में चर्चा में आई थी ज्वाली पंचायत जो कुठेड़ गांव में है, वहां का एक जो शमशान घाट बना था वो एक मॉडल के रूप में पूरे हिमाचल प्रदेश में छा गया है, सुर्खियों में रहा है, और उनका हाँ एक जी। पंचायत कार्यालय है वो भी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वो एक मॉडल पंचायत के रूप में सामने आई है। तो आपका क्या कार्य रहेगा कि आपकी पंचायत भी इसी तरह से मॉडल पंचायत के रूप में सामने उभर कर आए? हमारा जो हमारे जो लोग हैं, बहुत लोगों के अंदर रूढ़िवादिता है कि मेरा शमशान घाट, मैं स्वर्ण हूँ, मेरा शमशान घाट, मैं हरिजन हूँ, ये मेरा शमशान घाट, और हर गांव का अपना शमशान घाट। मेरी पंचायत में जितने भी गांव लगते हैं उनके लगभग लगभग अपने अपने शमशान घाट हैं, और उनके लिए सरकार ने किसी कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख ऐसे करके देती रहती है और लोग लगाते रहते हैं। पर आज दिन तक ये नहीं सोच रखी गई कि एक स्थान हो जहां सुगम हो, गाड़ियों के माध्यम से आया जा सके। और कुछ शमशान घाट तो इतनी दूर हैं कि लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर सिर पर उठा कर ले जाना पड़ता है और वहां अंतिम संस्कार होता है। मैं तो चाहता हूं कि जब पंचायत का प्रतिनिधित्व मिले तो कोई ऐसा कमांड अच्छा स्थान बनाया जा सके जहां पर सब लोगों को बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, और कम से कम सिर पे ऐसी छत हो कि बारिश लगे तो वो लोग भी बच सके। नहीं तो जो आज दिन तक हमारे जितने भी शमशान घाट है वहां पर छतरी लेकर और झाड़ियों के बीच में छुपकर ही रहना पड़ता है जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, और मृत्यु जी, निश्चित है। बहुत उम्दा। और आपको कमेंट्स भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद जब आप लाइव स्ट्रीम हमारा खत्म हो जाएगा ये इंटरव्यू, उसके बाद आप इस कमेंट्स को भी देख सकते हैं अपने कि आपके जो फेवर में कितने कमेंट्स आए हैं, और लोगों का जो प्रोत्साहन है वो इन कमेंट्स से देकर ही पता लग रहा है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपका चैनल न्यूज के माध्यम से जितने लोग इस लाइव स्ट्रीम को भी देख रहे होंगे, उनसे निवेदन है कि प्लीज एक एक शेयर जरूर करें, ताकि और आगे तक ये जो योगेश जी की सोच है ये और लोगों तक पहुंच सके, और जो लोग इनको देखकर अपने उद्देश्य लोगों तक बताना चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी बहुत समय है, कुछ जगहों पर 17 तारीख को चुनाव होना है, कुछ जगहों पर 19 तारीख को चुनाव होना है, कुछ जगहों पर 21 तारीख को चुनाव होना है। तो बहुत सारा समय, अगर आप लोग आपका चैनल न्यूज के माध्यम से अपने विचारों वो लोगों तक साझा करना चाहते हैं तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, ये जो स्ट्रीम चल रहा है इसको जरूर आप शेयर जरूर करें, ताकि इनके जो दिल की बात है और इनके जो विचार हैं वो लोगों तक जरूर पहुंचे। अब योगेश जी, आपसे एक चीज और पूछूंगा कि जाहिर सी बात है, जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रतिद्वंदी भी होंगे। कितने प्रतिद्वंदी हैं आपके साथ? अभी तक तो 2 हैं जी, और 2 ही रहेंगे, क्योंकि जब नामांकन हुआ था तो उसमें 4 थे और एक ने नामांकन वापस ले लिया था, और हम अब 3 बचते हैं। तो इस समय जो आपका मुकाबला है वो ट्रायंगुलर है, और कहते हैं कि ट्रायंगुलर जो मुकाबला होता है, त्रिकोणीय मुकाबला, ये एक चक्रव्यूह की तरह होता है, और किसी के मन की बात को आप नहीं जान सकते हैं। पर आप जैसे जैसे फील्ड में जा रहे होंगे तो आपको क्या लग रहा है कि कैसा रुझान मिल रहा है पब्लिक की तरफ से आपको? मैं जिस दिन इलेक्शन के कैंपेन में चला था तो पहले दिन अकेला था, अकेला चलता रहा और कारवां थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला, और बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्ग जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने अगले दिन से ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। पर मैंने यही बात रखी कि भाई आप लोगों की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा, आपका नंबर मैं लिख रहा हूँ, आपके साथ मैं मिलकर चलना चाहूंगा, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जहां तक भी हम लोग सब इकट्ठे मिलकर चलेंगे तो अपना जो ये मेरा विजन है अपनी पंचायत को आगे ले जाने का, हम सब लोगों के पास बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। और उन सभी बुजुर्गों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया। बहुत से बुद्धिजीवी लोग जुड़े, बहुत से ऐसे लोग जुड़े जिन लोगों के विचार पढ़कर इतना आनंद आया कि
मैं शायद सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहता हूँ। ये मुझे एक शायद मेरी कमी सोचो चाहे मेरे एक अच्छाई समझो कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कमेंट्स किए, बहुत अच्छी बात रखी, बहुत से लोगों ने मेरे कामों की सराहना की। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो भी यहाँ मेरा बुद्धिजीवी तबका है मेरी पंचायत का, उन सब लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है और मेरे साथ इस इलेक्शन में, इस कैंपेन में मेरे साथ भरपूर चलते रहे। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ 70 और 75 साल तक की उम्र के बुजुर्गों ने 15-15 किलोमीटर का सफर पैदल किया है और मेरे साथ चले हैं। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है उन बुजुर्गों पर जो इस बदलाव को चाह रहे हैं कि पुराने समय को हम किनारे छोड़ें और जो नई सोच है उसको आगे लेकर आए। उन बुजुर्गों का ये जज्बा देखकर दिल को ये खुशी मिलती है। जब रात को सोता हूँ तो ये लगता है कि उन लोगों की सोच को कैसे पूरी कर पाऊंगा। और बहुत से लोगों की उम्मीद मुझसे बन चुकी है कि तू इस पंचायत का विकास करा सकता है। जब उन बुजुर्गों का ये मुझ पर विश्वास है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उन बुजुर्गों का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। और जहां तक भी हो सकता है, अभी तक तो मैं शायद 8 से 10-12 घंटे काम करता था, पर अब शायद 15 से 16 घंटे काम करना पड़ेगा और अपने क्षेत्र के लिए जितना भी ज्यादा कर सकूंगा। मैं आज भी मेरे मन में प्रण है ये कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए जुड़ा हूं, ना कि किसी पोस्ट के लिए, ना किसी स्थान के लिए। और मैं फिर भी कहता हूं कि कोई स्थान मिले ना मिले, जीत हो हार हो, इसका कोई मतलब नहीं है जीवन में। पर उन लोगों की उम्मीद जो मुझसे जुड़ चुकी है, मैं उसको पूरी करने की भरपूर कोशिश करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं योगेश जी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम चुनावी रण में होते हैं, तो हम बड़े-बड़े वादे करते हैं लोगों से, बड़ी-बड़ी जो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं। लेकिन जब हम एक प्रतिनिधि के रूप में चयनित हो जाते हैं, तो शायद कहीं न कहीं हम उन वादों को भूलते जाते हैं और जब सत्ता में आ जाते हैं, तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होने वाला है? शायद वादे कोई किए ही नहीं है। मैंने एक बात रखी कि बहुत बड़ी सोच लेकर आया हूँ और इस क्षेत्र को बहुत आगे ले जाने की इच्छा है। हम लोग बहुत पिछड़े हैं। आज आप किसी भी गली में उतर जाएंगे तो उस गली से आगे निकलेंगे तो आपको टॉर्च या मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर आप नहीं चल पाएंगे। तो मेरी माताएं बहनें असहाय महसूस करती है जब वो रास्ते पे चलती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कम से कम जो मेन रास्ते हैं, मेन स्थान है, वहां पर स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था हो ताकि रात को भी चलना हो, सोलर लाइटें जल रही हो तो उनको असुविधा ना हो। और आज का समय आप जानते ही हैं कि चोरी चकारी डकैती क्यों होती है, क्यों अंधेरे के साय में बहुत कुछ होता है। तो अगर ये व्यवस्थाएं बनेगी तो शायद हम इस चीज को भी सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है आपकी और कुछ एक जो पॉइंट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, इससे लगता है कि आपने बहुत कुछ कर दिखाने का जज़्बा है और चूँकि आप युवा हैं और आपने ये भी बताया कि बुज़ुर्गों का भरपूर आशीर्वाद आप लोगों को मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चुनावी रण है, इसमें आप विजयी होकर आएँ और जो आपके सपने हैं और जो लोगों ने आपसे अपेक्षाएँ की हैं, शायद उस पर भी आप खरा उतरें। जो लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, उन सभी का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमने कोई भी प्री नोटिस नहीं दिया है और आज का जो ये लाइव इंटरव्यू है, बिल्कुल अचानक हमारा आप लोगों तक आया और उसके बावजूद भी इतने लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं। उन सभी से निवेदन रहेगा कि इस स्ट्रीम को शेयर भी करें और इस तरह के जुझारू व्यक्तियों की सोच को सुनना चाहिए क्योंकि जो युवा लोग होते हैं उनमें कुछ कर दिखाने का मादा होता है, उनमें जोश होता है, तो उनके जोश को सलाम करते हुए उनके विचारों को तो जरूर सुनना चाहिए। अब चलते-चलते कुछ कहना चाहेंगे आप अपने जितने भी वोटर्स हैं, जितने मतदाता हैं और जितने आपके सपोर्टर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी। मैं अपने क्षेत्रवासियों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है आपके माध्यम से राजीव जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए आज इस कुंभ के पावन अवसर पर और शायद कुंभ ही कह सकता हूं क्योंकि अब हरिद्वार का कुंभ भी शुरू हो गया और हमारा इलेक्शनों का कुंभ भी शायद हमारे इस इलेक्शन से शुरू हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सभी गोता लगाएं और जितने भी ये इस हमारे साथ जुड़े हैं या बाद में भी देखेंगे, उन सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपना मत मुझे दें या किसी को भी दें, पर अपने मत का जरूर प्रयोग करें क्योंकि ये ही एक हथियार है अच्छे या बुराई को खत्म करने के लिए या आगे लाने के लिए। अगर आज आप ये मौका देते हैं तो शायद मैं आपसे आश्वासन देता हूं आप लोगों को
कि भविष्य में जो भी मुझसे बन पाएगा, जो भी मैं कर पाऊंगा, जिस भी रास्ते की तरफ को चलूंगा, अपने क्षेत्र के विकास के को आगे बढ़ाने की भरपूर प्रयास करूंगा। आज हमारे क्षेत्र में रेस्ट हाउस की कमी है, बहुत बड़ी जरूरत होती है। जब कोई वीआईपी यहाँ से निकलता है, उनको वहां बिठाएं, उनसे कोई अपने क्षेत्र की मांग करेंगे तो एक रेस्ट हाउस की जरूरत होती है। बहुत से ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जिनके कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको ठहराना पड़ता है, एक क्वार्टर में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों को नहीं ठहरा पाते, इस वजह से दुखी रहते हैं और शायद वो यहाँ पर टिकना भी नहीं चाहते। हमारे एरिया की सबसे बड़ी समस्या, हम डॉक्टरों को शायद जब से सरकार थी, हम लोगों ने बहुत कोशिश की डॉक्टर यहाँ पर टिके, पर उनको जब कोई ऐसी समस्या पड़ती है तो फिर उनको अर्की या कुनिहार का रुख करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भूमती भी उसी लेवल पे एक अच्छा रेस्ट हाउस हो और जहां तक भी हो सकता है अपने क्षेत्र का विकास करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे एक मौका दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका हमारे इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आपने लोगों से वादे किए हैं या लोगों को आश्वासन दिया है, जरूर आप उसको पूरा करेंगे। चलते चलते हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे वोटर्स हैं सब समझदार हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना माइंडसेट बनाइए, क्योंकि 17 तारीख से चुनाव शुरू होने वाले हैं। 17 तारीख से पहला चुनाव पंचायत का हो जाएगा, तो हो सकता है, मेरे ख्याल से योगेश जी 17 तारीख को भूमती में भी वोट है ना, लोगों का चुनाव है भूमती, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अपना माइंडसेट बनाइए और आराम से वोट करने जाइए, बिना किसी प्रलोभन के। हाँ, जो आपको प्रलोभन देता है वो शायद कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा है। हम आपको आपका चैनल के माध्यम से यही एक सजेशन दे सकते हैं कि यदि आप एक अच्छे व्यक्ति को, एक जुझारू व्यक्ति को, एक शिक्षित व्यक्ति को समक्ष लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में विकास की किरण जरूर देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर हमारे स्ट्रीम को शेयर करेंगे और लोगों तक योगेश जी की बात को पहुंचाएंगे। मैं राजीव खामोश आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।